हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। हमारा जो इंश्योरेंस है बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, उसका हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या है वर्ड? री इंश्योरेंस मीन्स कि जब कोई कंपनी इंश्योरेंस है जो करती है, तो कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ज़्यादा बर्डन है, जो रिस्क है जो वो कवर कर देती हैं, जिनका उनकी कैपेसिटी से बाहर है, जो जिनको लगता है कि इतनी लाइबिलिटी अगर नुकसान हो गया तो वो बियर नहीं कर पाएंगी कंपनीज, तो वो क्या करती हैं, अपना जो रिस्क है आगे किसी और कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती हैं। ठीक है, उनको प्रीमियम पेड करके आगे फर्दर, तो उसको हम री इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा इंश्योरेंस किया कस्टमर का, आगे इंश्योरेंस कंपनी ने अपना बर्डन किसी और इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि अगर इन केस बड़ा लॉस हो जाए तो वो कंपनी है जो लायबिलिटी को बियर कर सके, तो उसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आगे फर्दर अपना इंश्योरेंस करवाती है, उसको हम री इंश्योरेंस बोलते हैं। इंश्योरेंस का आगे दोबारा इंश्योरेंस कराना, तो री इंश्योरेंस। एक हमने कहा था डबल इंश्योरेंस, तो हमने कहा था डबल इंश्योरेंस है जब आप एक ही चीज़ का एक से ज़्यादा बार या एक से ज़्यादा कंपनी से एक से ज़्यादा अमाउंट से, डबल अमाउंट से इंश्योरेंस लेते हो, तो उसको हम डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। वो कस्टमर लेता है, लेकिन जो री इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी लेती है। तो देखिए क्या है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर इंश्योरेंस कंपनीज बाय विच अ पार्ट ऑफ रिस्क of loss is shifted to another insurer to reduce its liability। तो री इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, जिसमें वो पार्ट ऑफ द रिस्क और लॉस है जो उसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरे इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनीज को, ताकि अपना जो लाइबिलिटी है उसको वो रिड्यूस कर सकें। द सिचुएशन ऑफ री इंश्योरेंस अराइजेज व्हेन इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स मोर रिस्क देन इट्स बियरिंग कैपेसिटी। तो एक जब इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा रिस्क बियर कर लेती है जितनी उसकी कैपेसिटी है बियर करने की, तो वो अपना रिस्क जो है किसी और कंपनी को शिफ्ट कर देती है। तो हमारा जो रिलेशनशिप है उसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहेगा। हमने उसी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है जिससे हमने इंश्योरेंस करवाया है। हमारा उस तीसरी कंपनी से कोई भी लिंक नहीं है, थर्ड पार्टी से। लेकिन जो कंपनी है उसने अपना रिस्क जो है वो आगे पार्टी को शिफ्ट कर दिया है। डेफिनेशन दे रखी है री इंश्योरेंस की। Reinsurance is the transfer by an insurance company a portion of its risk to another company। एक कंपनी अपना रिस्क ट्रांसफर कर देती है, उसका कुछ पोर्शन दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को, दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। इसके बाद आपके पास बेटा दी है कैरेक्टरिस्टिक्स। री इंश्योरेंस शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट नोट में तो मोस्टली जरूरी पूछा जाता है क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ री इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस जो है दो या दो से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, टू पर्सनस नहीं, दो इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। एंड ओरिजिनल जो इंश्योरर है वो शिफ्ट करता है अपना रिस्क, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसको बियर करने की, उससे जो एक्स्ट्रा रिस्क उसने ले लिया है। री इंश्योरेंस इंश्योरर जो है वो लाइबल नहीं है डायरेक्टली टू इंश्योर्ड, मतलब कस्टमर को लाइबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर और री इंश्योरर का आपस में कोई लिंक नहीं है। जिस कंपनी से इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कराया है वो उससे डील करता है। री इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं। द राइट ऑफ इंश्योर्ड रिमेन्स सेम विदाउट एनी चेंज। तो राइट ऑफ जो इंश्योरेंस है, इंश्योर्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक कस्टमर के राइट वही रहेंगे जो पहले थे, चाहे कंपनी री इंश्योरेंस कराए या ना करवाए। ऑल द फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं सेम री इंश्योरेंस पे लाइबल होंगे, जो हमने कहा है मिटिगेशन ऑफ लॉस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, गुड फेथ, सारे लाइबल होंगे, उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे। द सेडिंग कंपनी कैन नॉट री इंश्योर मोर देन द एक्चुअल सम इश्योर्ड। सेडिंग कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जिससे हमने इंश्योरेंस कराया है, जो आगे अपना री इंश्योरेंस करा रही है, उस कंपनी को हम सेडिंग कंपनी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है आईसीआई कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है, आईसीआई कंपनी आगे एलआईसी इंश्योरेंस कराती है, तो आईसीआई कंपनी को क्या कंपनी बोला जाएगा? सेडिंग कंपनी, जो अपना रिस्क किसी को ट्रांसफर कर रही है। तो सेडिंग कंपनी है जो कितनी अमाउंट का री इंश्योरेंस करा सकती है, जितना उसका एक्चुअल सम एश्योर्ड उसने किया है उससे अमाउंट का ज़्यादा नहीं करवा सकती। री इंश्योरर जो है ओनली लाइबल है उस लॉस के लिए जो ओरिजिनल इंश्योरर्स की लाइबिलिटी थी, उतने लॉस के लिए वो लाइबल है।
ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स री इंश्योरेंस की। कुछ टर्म्स हैं जो री इंश्योरेंस में यूज होती हैं, उसको एक्सप्लेन की है। ये है कैडे, CEDE। तो वो क्या है? ट्रांसफर करना अपने रिस्क को री इंश्योरेंस कंपनी को, उसको क्या बोलते हैं? सेड। टू ट्रांसफर टू ए री इंश्योर all or part of the reinsurance risk written by the ceding company, that is known as ceding। मतलब ट्रांसफर ऑफ रिस्क टू reinsurance company। सेडिंग कंपनी कौन है? हम ही अभी डिस्कस किया था कि वो कंपनी सेडेंट री इंश्योर्ड बोला जाता है उसको, कि जो कंपनी अपना पोर्शन किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर रही है रिस्क का, तो उस कंपनी को हम बोलेंगे सेडिंग कंपनी। री इंश्योरर, जो कंपनी रिस्क ले रही है, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपना रिस्क, अपनी जो कंपनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? री इंश्योरर बोलेंगे। सेशन है अमाउंट ऑफ, जितना रिस्क आप इंश्योरेबल रिस्क ट्रांसफर कर रहे हो सेडिंग कंपनी जो है री इंश्योरर को, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सेशन। जितना रिस्क वो आपका, आप उसको बर्डन ट्रांसफर कर रहे हो। री इंश्योरेंस प्रीमियम, जो बर्डन उसने लिया, री इंश्योरेंस आपका किया, उसके लिए जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो उस री इंश्योरेंस कंपनी को, उसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट है रिटेंशन। अमाउंट ऑफ रिस्क हमने बोला, जितना उसने ट्रांसफर कर दिया दैट इज कॉल्ड सेशन। जितना उसने नहीं ट्रांसफर किया उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। जितना रिस्क, जितना बर्डन उसने खुद के पास रख लिया, मतलब टोटल का मान लो 60% उसने ट्रांसफर कर दिया री इंश्योरेंस कंपनी को, 40% बर्डन रिस्क खुद रख लिया, तो 40% जो बच गया उसको हम रिटेंशन बोलेंगे। 60% जो उसने ट्रांसफर कर दिया उसको हम सेशन बोलेंगे। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो री इंश्योरेंस में यूज होती हैं। इसके बाद बेटा आपके पास हैं मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस। किन किन तरीकों से किया जाता है, कितना री इंश्योरेंस आप करा सकते हो, कैसे डिसाइड किया जाता है। तो 3 टाइप्स दिए हैं बेटा री इंश्योरेंस की। एक है फैकल्टेटिव मेथड, सेकेंड है ट्रीटी मेथड एंड थर्ड है पूलिंग मेथड। ट्रीटी मेथड के अंडर आगे 4 टाइप्स हो सकती हैं, दैट इज कोटा ट्रीटी, सरप्लस ट्रीटी, एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी एंड एक्सेस ऑफ लॉस रेशो ट्रीटी। तो फर्स्ट है अपना है फैकल्टेटिव मेथड। फैकल्टेटिव मेथड क्या है बेटा? सबसे ओल्डेस्ट मेथड है री इंश्योरेंस का जो यूज किया जाता है। इसमें जो इंश्योरर, जो अपना हमारी जो सेडिंग कंपनी है और जो री इंश्योरर है, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं पर्टिकुलर रिस्क के लिए। इट इज अरेंजमेंट ऑफ रिस्क शेयरिंग टू री इंश्योरर। स्पेसिफिक रिस्क होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइप का रिस्क पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके लिए री इंश्योरेंस लिया जाता है। सारे इंश्योरेंस के लिए नहीं लिया जाता, जनरली सारा जितना उसका रिस्क है उसको नहीं किया जाता, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का जो रिस्क है उसको ट्रांसफर किया जाता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए री इंश्योरेंस कराया जाता है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। द री इंश्योरर इज फ्री टू अंडरराइट द रिस्क प्रपोजल रिसीव्ड फॉर री इंश्योरेंस। दिस इज ए डायनेमिक नेचर का है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसिस, तो उसको हम फैकल्टेटिव बोलते हैं। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिस्क एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव मेथड। तो उसका आपका जो है फिक्स जो आप इंश्योरेंस है जो वो करवा रहे हो उसकी अमाउंट का। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एडवांटेजेस फैकल्टेटिव मेथड की। तो एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास? फर्स्ट आपके पास है बेटा, अंडर दिस मेथड नो रिस्ट्रिक्शन आर देयर ऑन री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस पे आपकी कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं है, आप जितना चाहे उतना री इंश्योरेंस करा सकते हो। सेकंड, डायनेमिक नेचर है, अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो सर्कमस्टांसिस चेंज होने पे आप उसी तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हो। थर्ड है मोर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज रिस्क है, उस केस में भी आप इसको कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ फैकल्टेटिव मेथड है, इट इज एन अनसर्टन मेथड है, एक तो ये ठीक है, सर्टन अमाउंट नहीं है। मोर एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दूसरे री इंश्योरेंस के जो मेथड्स हैं। पेपर वर्क इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू दूसरे मेथड्स। एंड ये मेथड जो है स्मॉल और मीडियम री इंश्योरर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है, बड़ी कंपनीज या बड़े लेवल के री इंश्योरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका बेटा फैकल्टेटिव मेथड। सेकेंड मेथड आपके पास जो है वो है आपका ट्रीटी मेथड। तो ट्रीटी मेथड क्या है? ट्रीटी मेथड एक फॉर्मल लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के, दो इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो री इंश्योरर उसके बीच में डिसाइड की जाती हैं। और एक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है जो बताती है कि कितने टाइम के लिए उसने इसको इंश्योरेंस को किया गया है।
तो एक तरह का आपस में उनके समझौता है जो वो किया जाता है। तो इसकी 4 टाइप्स हमें दे रखी हैं, एक कोटा ट्रीटी, सरप्लस ट्रीटी, एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी एंड एक्सेस ऑफ लॉस रेशो ट्रीटी। कोटा ट्रीटी जो मेथड है फिक्स शेयर ट्रीटी है, इसमें फिक्स है जो कर लिया जाता है कि इतना जो रेशो है वो कवर करेंगे। द री इंश्योरर इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द लाइबिलिटी इन सेम रेशो एज ही एक्सेप्टेड द प्रीमियम। जितना उसने प्रीमियम एक्सेप्ट किया है उसी प्रपोर्शनेट वो जो क्या करेगा, उतना उसका फिक्स हो गया कि उतना वो री इंश्योरेंस उसका करेगा, जो उतना बर्डन है जो वो बियर करेगा प्रपोर्शनेट जितना उसने प्रीमियम लिया है री इंश्योरेंस के लिए। सेकंड आपके पास है सरप्लस ट्रीटी। इसमें मेथड में क्या है, जो सेडिंग कंपनी है जो री इंश्योरेंस करा रही है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि मैं कितना बियर कर सकती हूँ। तो जितना वो बियर कर सकती है उसके बाद जो बच जाता है सरप्लस, उसका जो री इंश्योरेंस है करवा लिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस ट्रीटी। जितना वो उसकी खुद की कैपेसिटी है उसको रिटेन करके बाकी का वो री इंश्योरेंस करवा लेती है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी। एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और इंडेमनिफिकेशन के साथ किया जाता है। जो ओरिजिनल इंश्योरर है वो लॉस बियर करेगा अप टू सर्टन लिमिट, और जो एक्सेस उसका बच जाएगा वो री इंश्योरर करेगा। तो लॉस जितना होगा उसका कितने % वो खुद बियर करेगा और कितना री इंश्योरेंस कंपनी है जो बियर करेगी। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ लॉस रेशो। एक्सेस ऑफ लॉस रेशो में है कि जितना टोटल लॉस स्पेसिफाई किया गया है और लिमिट उस मेथड में डिसाइड की गई है री इंश्योरेंस के, उसी तरीके से लॉस है जो कि वो शेयर किया जाएगा। द लॉस मोर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इज स्टॉप्ड। जितना प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा लॉस है जो उसका री इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा। एक कंपनी की एग्जांपल दी है, एक ABCD कंपनी लिमिटेड है और एक XYZ कंपनी लिमिटेड है। तो ABC लिमिटेड है जो उसने री इंश्योरेंस प्रपोजल दिया XYZ लिमिटेड को, तो XYZ ने प्रॉमिस किया कि 70% ऑफ द टोटल लॉस जो लायबिलिटी है वो अंडरटेक करेगा। और XYZ लिमिटेड कंपनी जो है उसने मोर देन 60% जो प्रीमियम है कलेक्ट किया है वो उसने रिटेन कर लिया। तो प्रीमियम अगर कलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस और जो क्लेम ऑलरेडी पे कर रखा है वो कर दिया है 4 लाख रुपीस, तो सरप्लस कितना बचा, 1 लाख रुपया जो है वो पे करने वाला रहता है। तो पेमेंट दे दी गई है 4 लाख, प्रीमियम लिया गया है 5 लाख, तो 1 लाख रुपया इसने और देना है। तो 1 लाख का 70% जो 70,000 रुपीज़ बनता है वो लॉस है जो वो पे करेगी री इंश्योरेंस कंपनी। तो इसको हम एक्सेस ऑफ लॉस रेशो बोलते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दे रखी हैं। फर्स्ट है कि सिंपल है, सिक्योर मेथड है इंश्योरेंस का, री इंश्योरेंस का इसको माना जाता है। सेकंड मोर सुटेबल है, न्यू इंश्योरर जो आ रहे हैं जिनको पास्ट एक्सपीरियंस लिए हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा मेथड है। रिस्क को बैलेंस किया जा सकता है इस तरीके से। मोर जो बिजनेसेस हैं उनके लिए इंश्योर करता है, इजीली वो सिक्योर कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी को, और पेपर वर्क बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो हमने फैकल्टेटिव मेथड है जो स्टडी किया था। डिसएडवांटेजेस कुछ दे रखी हैं। एक तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको नहीं पे करनी पड़ती, अपनी मर्जी का री इंश्योरेंस है जो वो रिस्क उसको ट्रांसफर कर सकता है, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो वो कम होती है। तो एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है कि एक इंश्योरर को छोड़ के अगर आप दूसरे को चूज करते हो तो उसको क्या आपको उसमें कोई बेनिफिट या कॉस्ट है जो पड़ रही है, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इस केस में बहुत कम होता है री इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ट्रीटी मेथड। उसके बाद थर्ड मेथड जो आपके पास री इंश्योरेंस का है वो है आपका पूलिंग मेथड। तो पूलिंग मेथड है जो लार्ज नंबर ऑफ रिस्क है उसको कवर करता है, ज़्यादा अमाउंट पे जो रिस्क है। तो इसमें क्या करती हैं, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक पूल बना लेती हैं और उसमें अपनी अमाउंट है जो उसको डिपॉजिट कराती हैं। द मेंबर कंपनीज जितनी भी उस पूल की होंगी वो अपने बिजनेस में से जो अर्निंग्स हो रही हैं, प्रॉफिट्स हो रही हैं, उनको कम्युलेट करती हैं, इकट्ठा करती हैं पेमेंट उसमें। और जब भी किसी कंपनी को लॉस होता है जितना उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है जिसको वो बियर नहीं कर पा रही, तो वो क्लेम जो है उस पूलिंग जो अमाउंट है उसमें से दे दिया जाता है। प्रॉफिट एंड गेन्स जो भी इस पूल से होती हैं वो मेंबर्स के बीच में डिवाइड कंट्रीब्यूट कर लिए जाते हैं। तो ये है पूलिंग मेथड ऑफ री इंश्योरेंस। तो ये थी बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस जो किए जा सकते हैं। उसके बाद हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दी हैं। कुछ एडवांटेजेस दे रखी हैं री इंश्योरेंस की। तो एडवांटेजेस दो तरह की हो सकती हैं। एक, इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनको क्या फ़ायदे हैं,
और एक जो इंश्योरेंस जिसने करवाया है इंश्योर्ड उसको क्या फ़ायदे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को, सेडिंग कंपनी को क्या फ़ायदे हैं, एक तो सिक्योरिटी मिलती है उनको क्योंकि उनका रिस्क है जो वो आगे ट्रांसफ़र हो गया अगर कल को वो बियर नहीं कर पाते। सेकंड है अनसर्टेनिटी है जो वो ख़त्म हो जाती है कि फ्यूचर में अगर लॉस ज़्यादा हो गया तो रिस्क ज़्यादा हुआ तो मैं इंडेमनीफाई कैसे कर पाऊंगा, तो उनका वो रिड्यूस हो जाता है अनसर्टेनिटी के चांसेस क्योंकि उन्होंने आगे फर्दर री इंश्योरेंस करा लिया है। थर्ड, अंडरटेक हैवी रिस्क, बड़ी अमाउंट के रिस्क है जो इंश्योरेंस कंपनीज हेसिटेट नहीं करेंगी, वो ले सकती हैं क्योंकि फर्दर उनके पास री इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ कैटास्ट्रॉफिक रिस्क। कैटास्ट्रॉफिक रिस्क हमारे कौन से होते हैं, जैसे कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक हो गए, जिसमें बड़े लेवल का लॉस होता है और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लॉस होता है, तो उसको हम कैटास्ट्रॉफिक रिस्क बोलते हैं। तो जो ये इस टाइप ऑफ रिस्क है उसको भी आप कवर कर सकते हो, नहीं तो कंपनीज हैं जो इस तरह के रिस्क लेने के लिए डरती हैं क्योंकि उनको जो लायबिलिटी है उनको बढ़ने का चांसेस होता है। रिड्यूसेस अनहेल्दी कंपटीशन, कम हो जाता है क्योंकि सारी कंपनीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती हैं क्योंकि वो री इंश्योरेंस की फैसिलिटी एक दूसरे को प्रोवाइड करती हैं। स्टेबिलिटी इन इनकम, री इंश्योरेंस जो है उसके कारण इनकम जो है वो स्टेबल हो जाती है क्योंकि लायबिलिटी है जो वो एक जने की ना रह के उसको डिवाइड कर दिया गया है। गुडविल इंक्रीज होती है, जो रेपुटेशन है इंश्योरेंस कंपनी की वो इंक्रीज होती है क्योंकि डिफरेंट तरह की पॉलिसीज वो इशू कर सकती हैं क्योंकि उनको बर्डन लेने में कोई परेशानी नहीं है, वो आगे फर्दर वो उसका री इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इनकरेजेस न्यू इंश्योरर्स जो आ रही हैं वो अगर रिस्क लेने से डरते हैं तो उनको रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो री इंश्योरेंस करा के अपने रिस्क को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी एडवांटेजेस इंश्योरेंस कंपनीज को क्या है, जो सेडिंग कंपनीज हैं उनको क्या फायदे हैं। सेकंड है जो इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस करवाता है कस्टमर, उसको क्या फायदे हैं। एक तो वो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट का सम का इंश्योरेंस है जो ले सकता है क्योंकि कंपनीज ज़्यादा ऑफर करेंगी और उसको अलग अलग कंपनीज के पास, मतलब डबल इंश्योरेंस लेने जाने के लिए अलग अलग कंपनी से लेने की जरूरत नहीं है, वो एक ही कंपनी से इंश्योरेंस करा के 2-3 कंपनीज का बेनिफिट ले सकता है क्योंकि आगे कंपनीज उसका फर्दर री इंश्योरेंस है जो करवा लेंगी तो उसका रिस्क है जो वो डिवाइड हो जाएगा। इंश्योरर्स जो इंश्योर्ड्स हैं वो जो पॉलिसीज़ लाइक हमने अभी जो पढ़ी थी, जो कैटास्ट्रॉफिक हमारी पॉलिसीज़ हैं, रिस्क हैं लाइक फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन कई बार जनरली इंश्योरेंस कंपनीज ये नहीं देती। अगर री इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है तो इस तरह के रिस्क भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कवर करती हैं। तो ये था बेटा आपका ओवरऑल री इंश्योरेंस का टॉपिक। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे 9 to 3 के बीच में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।